नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। कहा वह उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में भाग लेंगी। असम के राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से आगामी विधानसभा चुनाव एक या अधिकतम 2 चरणों में कराने का आग्रह किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पेटेरियोपो, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिस, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जहाज बेक्तनोव से मिलेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन आज तीसरे दिन भी जारी है। 5 दिन का ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला वैश्विक AI समिट है। 20 देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन एक शोध संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संगोष्ठी में एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलिस कारिस, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई प्रमुख व्यक्ति चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस दिन उद्घाटन सत्र और कार्य समूह की शुरुआत भी की जाएगी। इस सत्र में इंडिया AI इम्पैक्ट सम्मेलन के व्यापक दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और कार्य योजना पर चर्चा होगी। SDG से आगे वैश्विक विकास को AI कैसे बदलेगा विषय पर एक विशेष सत्र भी आयोजित होगा। इंडिया AI मिशन, AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वदेशी AI मॉडल को बढ़ावा और बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से देश में जिम्मेदार और भरोसेमंद AI के उपयोग की मजबूत नींव रखी जा रही है। ऋषि जायसवाल के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने कल रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों की साझेदारी बन गई है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस इस वर्ष सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरियोपो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और फिनलैंड के बीच डिजिटल और AI सतत विकास और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सहपरिवार भारत आने का निमंत्रण दिया है। श्री तारिक रहमान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश घनिष्ठ पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंध, शांति और समृद्धि की आकांक्षा पर आधारित गहरी मित्रता है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रहमान को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास और नेतृत्व में भरोसे का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और जन समुदाय संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया।
राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नई सरकार को शपथ दिलाई। बाद में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और मंत्रालयों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है। समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद रहे। शपथ के बाद बिरला ने संसद भवन में नए प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और 17 साल लंदन में रहने के बाद दिसंबर में देश लौटे हैं। उनकी शपथ के साथ लगभग 2 दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी हुई है और अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बने यूनुस के अंतरिम प्रशासन का औपचारिक अंत हो गया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में शामिल होंगी। राष्ट्रपति औपचारिक नौसैनिक बेड़े का निरीक्षण करेंगी और भारत की नौसैनिक तथा समुद्री क्षमताओं का अवलोकन करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा का आयोजन 15 से 25 फरवरी तक किया जा रहा है। इस समुद्री अभ्यास में 100 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। विभिन्न देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान और प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होकर वैश्विक नौसैनिक शक्ति और सहयोग का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की क्षमताओं के साथ मित्र देशों के जहाजों का भी अवलोकन करते हैं। इसमें प्रमुख युद्धपोत और पनडुब्बियां हिस्सा लेती हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की एक दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री शाह नदिया जिले के मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे जय पताका स्वामी महाराज के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे और मंदिर परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। असम में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कल गुवाहाटी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयुक्त सुखबीर सिंह सांधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ गुवाहाटी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ पुलिस एवं जिला चुनाव अधिकारियों के साथ कोई बैठकें की। अधिकांश राजनीतिक दलों ने एक ही चरण या अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी मांग की कि असम के प्रमुख त्योहार बोहाग बिहू से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। चुनाव आयोग की टीम का 3 दिवसीय दौरा आज समाप्त होने वाला है। आमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल सहित कई दलों ने भाग लिया। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की सराहना की। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव अप्रैल के दूसरे-तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाले बोहाग बिहू से पहले कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) के कार्यालय और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर हाल ही में की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण पिछले सप्ताह सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। ईरान ने कहा है कि उसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बना ली है। कल जिनेवा में वार्ता के दूसरे दौर को संबोधित करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर ईरान की हिंसक कार्रवाई और परमाणु गतिविधियों को लेकर अमेरिका द्वारा ईरान को बार बार सैन्य धमकियां देने के बाद ये बैठक हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्हें विश्वास है कि ईरान समझौता करना चाहता है। ईरान ने अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान शक्ति प्रदर्शन करते हुए होर्मुज जलमंडल को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ईरान ने कहा है कि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अभ्यास शुरू किया है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है।
अमेरिका की दक्षिणी कमान ने बताया कि अमेरिकी सेना ने कल पूर्वी प्रशांत और कैरिबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 पोतों पर हमला किया, जिसमें सवार सभी 11 लोग मारे गए। दक्षिणी कमान ने कहा है कि ये पोत मादक पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्गों से गुजर रहे थे और तस्करी की गतिविधियों में शामिल थे। इसमें कोई भी अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल नहीं हुआ। इन हमलों के साथ सितंबर में शुरू हुए अमेरिकी अभियान में मरने वालों की संख्या 135 हो गई है। आज विश्व भर में ईसाई समुदाय ऐश वेडनेसडे मनाया जा रहा है। ये अवसर ईसाई समुदाय में 40 दिनों के उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। आज से प्रतिदिन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी, जो ईस्टर संडे तक चलेंगी। ईस्टर संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दिल्ली में ये मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे से कोलंबो में पाकिस्तान और नामीबिया तथा शाम 7 बजे से अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। नेपाल ने 171 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 2 गेंद में हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। और श्रीलंका के पल्ले केले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच बारिश के कारण रद्द हुए मैच के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पूर्व चैंपियन भारत ने ग्रुप ए से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा भारत ने कल एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में नेपाल को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने ग्रुप ए में 3 मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान में दिन भर तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों और उड़ीसा में घने कोहरे की संभावना है। कल तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों, मध्य भारत और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड का 2026 का पहला नियमित सत्र आज न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन के सत्र का उद्घाटन कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष महामहिम डॉक्टर अदोनिया अयबारे के नेतृत्व में होगा। सत्र के दौरान कार्यकारी बोर्ड लेखा परीक्षा से संबंधित कई मामलों पर विचार करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। पंजाब केसरी के शब्द हैं, भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदार, 20 से अधिक समझौतों की घोषणा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, फ्रांस भारत में बनाएगा ऊंचे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हैमर मिसाइल। रफाल पनडुब्बी पर बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भरोसा। अमर उजाला ने एआई सम्मेलन 2026 पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्द प्रकाशित किए हैं। 2 साल में देश के एआई क्षेत्र में होगा $200 अरब का निवेश। एआई फॉर डीप टेक इकोसिस्टम पर दुनिया भर की निगाहें। सरकारी स्कूलों में एआई कक्षाएं, विदेशी भाषा भी सीखेंगे विद्यार्थी। दिल्ली के लिए 75 सीएम श्री स्कूलों की परियोजना शुरू। दैनिक जागरण की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय पन्ने पर इसरो द्वारा देश के वैज्ञानिक प्रतिष्ठा का आधार बनने का लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारत का स्पेस कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे पैर मजबूती से टिके रहने चाहिए। दैनिक ट्रिब्यून ने किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में बैलगाड़ी के शामिल होने की तस्वीर प्रकाशित की है। 12 साल बाद फिर आगाज हुआ ऐतिहासिक बैलगाड़ी दौड़ का। होली से पहले ग्रह नक्षत्रों का हिसाब, ग्रहण के साये में रंगोत्सव। 2 को होलिका दहन, 3 को धुलंडी। राजस्थान पत्रिका ने ये खबर तिथियों सहित प्रकाशित की है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 में भाग लेंगी। असम के राजनीतिक
राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से आगामी विधानसभा चुनाव 1 या 2 अधिकतम 2 चरणों में कराने का आग्रह किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।